नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल का और भारतीय अवाम ताकत दल में जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और मेरा और इस YouTube के माध्यम से प्रयास यही है कि हमारे सभी देशवासी भारतीयता के माहौल में आकर के सभी के प्रति, सभी देशवासियों के प्रति जो है भारतीयता आधारित आपसी जो भाईचारा है, जो बंधन है, जो आकर्षण है, उसको स्थापित करें और स्वयं को भारतीय समझें और अपने देशवासियों को भी भारतीय समझें। तो मूल मंत्र यही है और बाकी और कोई विचार करना ही नहीं है कि वो कौन सी भारतीय भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र, हमारे मातृभूमि के किस क्षेत्र में के रहने वाले हैं। इसलिए कि जब पूरी अपनी मातृभूमि तो भारत भूमि है, भारत माता है और यदि कोई भाषा बोलते भी है तो वो अपनी ही भारतीय भाषा है। ये जितनी भी पंजाबी है, बांग्ला है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया है, असमिया है, ये सभी जो है वो भारतीय भाषा है। तो वो कोई भी भाषा बोलने वाले हों और हमारी मातृभूमि जो है कि किसी भी भूभाग में रहने वाले हों और जो भाषागत प्रांत में है तो किसी प्रांत के रहने वालों, इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसकी कोई तवज्जो नहीं है। सभी लोग भारतीय हैं और यही इसी भाव से सबसे वो प्रेम भाव, इज्जत, प्रतिष्ठा और आपसी सहयोग होने की आवश्यकता है भारतीयता आधारित। यही जो है बार बार और कई तरीकों से समझाने की कोशिश भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो भारतीय भाई बहनों की जो तकलीफ़ है, जो कष्ट है, जो उनका दुख है, कैसे दूर किया जाए, इसकी भी चिंता जो है अभी तो चूँकि सत्ता में नहीं है तो इन संस्थाओं से अनुरोध करता है। जैसे कि कोरोना की लहर थी तो बराबर जो है ये राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि भाई ये सत्ता की हवस छोड़िए, रैली मत करिए और जो है जो न्यायपालिका से भी अनुरोध किया गया कि भाई कि ये यानी सारे चुनाव आप रद्द करिए। चुनाव आयोग से भी बोला गया। तो और फिर सरकारों को भी, न्यायालयों को भी और संस्थाओं को भी अब उनसे विनती की गई, उनको सचेत किया गया कि भाई कि कोरोना की लहर के कारण उनकी सेवाएं जो है बाधित ना हों और जो हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जा रही है वो जान बचाई जाए। तो अभी तो निवेदन
और जब ये भारतीय जनता दल को मैंने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण मिलेगा, तो वो उसी जज्बे में, उसी भावना में जो है वो व्यवस्था चलाएगा और अपने आवाम की खिदमत करेगा, अपने मुल्क की खिदमत करेगा, और ज़्यादा बोलकर नहीं बल्कि वो करके दिखाएगा। तो उसके कुछ यानी मूलभूत सिद्धांत हैं सेवा करने के। एक तो है कि बारी और बराबरी का सिद्धांत है। कानून व्यवस्था में यह है कि जो न्याय देने का जो जिम्मेदारी है, न्याय दे करके खास करके हमारे भारतीय समाज के जो मार्मिक जो तबके हैं, जो वल्नरेबल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो मार्मिक तबके हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम हैं, उनको मौके पर न्याय है। तो ऐसी चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष और सख्त पुलिस और प्रशासन व्यवस्था और खिदमत के लिए जो है बारी और बराबरी और भ्रष्टाचार, हरामखोरी और पक्षपात को बिल्कुल समूल समाप्त करके, और जो भी उनको दे है सरकारी योजनाएं, वह सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ है वो उनको 100% वो उनको दिया जाना। गांव गिराज के लोगों जिसे जो हमारे किसान भारतीय भाई बहन हैं, उनका मुख्य होता है कि कम से कम उनका जो फसल नष्ट हो जाती है तो उसका प्रॉपर बीमा, इसे बीमा की बात तो सरकारें करती रहती है, लेकिन कितना प्रभावकारी है ये देखने वाली बात होती है, कितना लागू होता है। तो ये बीमा है तो 100% जो है वो लागू कराने का, और उनकी जो खरीद का भी वो करना, खरीद के बाद उनकी जो अदायगी है, पेमेंट है, वो भी समय के अंदर कर देना। और फिर चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा और सारी कुछ जो है, और वो भी चिकित्सा शिक्षा की सुविधा विश्व स्तर की, लेकिन अदायगी जो है वो आर्थिक हैसियत के अनुसार। ये इसका क्या कुछ नमूना वो बोला गया था। और सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसको मैंने उसको जड़ से मैंने ख़त्म करने की बात है। उसमें बोला गया था राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा, सभी भ्रष्टाचारों की वो जननी है और बहुत बड़ा उसका आयाम है। और उसकी जड़ में है वो जो चुनाव में जो पैसा जो खर्च करते हैं। तो यदि चुनाव को यदि स्टेट फंडिंग एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, तो उससे चुनाव में जो है राजनीतिक दलों के द्वारा जो तमाम माने अपरंपार और अपार पैसा जो बहाया जाता है, यदि वो समाप्त कर दिया जाए तो राजनीतिक भ्रष्टाचार पर काफ़ी काबू पाया जा सकता है। वैसे भी सिर्फ इसी से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसी माने मैकेनिज्म व्यवस्था करनी होगी कि जो बराबर किसी भी कोने में जो भ्रष्टाचार पड़ा है उसको भ्रष्टाचार में लिप्त, और किसी भी दर्जे का कितना भी अपने को पावरफुल समझता हो उसको दंडित करके उसको उस अंजाम तक पहुंचाने, तभी ये भ्रष्टाचारी लोग भयभीत होंगे। और कोई भी जो है वो भ्रष्टाचार करने से वो परहेज करेगा जब तक भ्रष्टाचारी दंडित नहीं होंगे और सारी उनकी भ्रष्टाचार से कमाई जो है जब्त नहीं होगी। अब जैसे ये राहुल गांधी का है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम इवन एक दिन वो जो उसकी सोनिया गांधी की उसको जो देवरानी है, कौन है, मेनका गांधी, तो कह रहे थे कि ये जो है सोनिया गांधी विश्व की 6ठी जो है सबसे अमीर औरत है। तो अब वो तो अमीर औरत तो इसके कोई फैक्ट्री और व्यापार तो है नहीं, वही लूट का पैसा है। तो अब उस जो है अब इतने बड़े भ्रष्टाचारी का कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी ने वोट भी लिया, देश को धोखा भी दे रहे हैं। तो जब तक भ्रष्टाचारियों की कमाई
लूट कोई जब्त नहीं किया जाएगा। और जितने भी है माने आप स्टार्ट करना होगा बड़े जो बड़े बड़े जो है वो मगरमच्छ हैं वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। छोटे भाइयों को लटका देना तो समस्या का जो है वो समाधान नहीं होता है। तो यहीं पर तो जैसे मान लीजिए कि भ्रष्टाचारी ही मान लीजिए, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो जो है वो ये गांधी नेहरू परिवार है। सिर्फ सोनिया और राहुल के नाम पर करीब 120 लाख करोड़ है आज की डेट में। और ये वादा करके भी आए थे मोदी महोदय, लेकिन अब मोदी महोदय की बीजेपी वालों की और उससे संबंधित इस वक्त की घिघी तक बंद है, घिघी भी बंद है। और उसकी काली कमाई माने काला धन जो विदेशी बैंकों में स्टेस्ड हुए है या जमा है, इनकी सिटी पिटी गुम है, इनकी मुंह में जो है वो दही जो जम गया है। तो यही तो हमारे देश के प्रति और हमारे देश के साथ, हमारे अवाम के साथ इनकी सबसे बड़ी गद्दारी है कि इन लुटेरों के काला धन की भी रक्षा कर रहे हैं और इनके भ्रष्टाचार के पापों को भी धुल रहे हैं। और ये सब ये गद्दार भी बहुत हैं। ये जो जेएनपीसी का पूरा कुनबा जो है बहुत खतरनाक देश विरोधी है, तो उसके गद्दारी के भी जो है वो पापों को धुल रहे हैं। यही तो बीजेपी का सबसे बड़ा धोखा है इस देश के खिलाफ, हमारे अवाम के खिलाफ। यही चीज़ हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से समझना होगा और इसका पक्का इंतजाम करना होगा कि ये बीजेपी को बिल्कुल भारत की पावन धरती से बिल्कुल समूल वो समाप्त करना होगा। बगैर बीजेपी को समाप्त किए जेएनपीसी समाप्त हो नहीं सकती, वामदल समाप्त हो नहीं सकते। और भी जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, टीडीपी, डीएमके वो सब समाप्त नहीं हो सकते जब तक ये बीजेपी समाप्त नहीं हो जाए। इसलिए कि ये सारी देश विरोधी ताकतों को ये पालक हो गए, उनको पालने पोसने वाले हो गए। और ये देश विरोधी हैं, ये देश भी देख रहा है और आवाम भी देख रही है। और इनको कि ये विरोध पक्ष हैं, फलाने हैं, बिल्कुल गलत। ये देश के दुश्मन हैं। तो और उसमें भी जो बीजेपी की जो घातक उसकी मैंने भारतीय समाज घातक जो उसकी सोच है वो बहुत दुखदाई है, वो बहुत घातक है। इसके जो नेता जिस तरह से सोचते हैं वो बहुत घातक है। क्या घातक है? एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट उनके दिल में बैठा हुआ है। वो कुछ भी कहें, वो मुख से या मुखौटा लगा दे, राष्ट्रवाद का मुखौटा का स्टिकर बनवा लिया, राष्ट्रवाद का चिपका लिया और फिर ऊंचे मन से मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास। तो ये खुद वो सोचे कि सबका साथ सबका विश्वास जो है वो कैसे हो सकता है जब इस देश की जनता को ये मोदी महोदय या उनकी सरकार जो है इन संकट के समय, चाहे सीए का संकट हो, चाहे कृषि कानून के नाम पर जो है किसान आंदोलन का समय, कोई भी समय हो, ये देश विरोधी ताकतों के हवाले जो है वो कर देते हैं जो है, और उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। और शाहीन बाग का ही देख लीजिए, शाहीन बाग की स्थिति थी और जो देश में किस तरह से सीए के नाम पर हिंसा फैलाई गई और लोग जो है उस हिंसा के शिकार हुए। तो ये हमेशा जो है देश विरोधी ताकतों को, देश के गद्दारों के हाथों में अवाम को जो है वो सौंप देते हैं। और
ये गद्दार जो है वो केजरीवाल के हाथों में सौंप देते हैं। गद्दार जो है वो जो ममता बनर्जी के हाथों में सौंप देते हैं। ये देश विरोधी जो है, ये क्या कहने की, ये जो उद्धव ठाकरे है इसके हाथों में जो है वो सौंप देते हैं। स्टालिन के हाथों में सौंप देते हैं, विजयन के हाथों में सौंप देते हैं। तो ये कैसे किस किस्म के ये राष्ट्रवादी हैं? और लोगों ने राष्ट्रवाद को समझ करके हमारे आवाम ने में देशभक्ति है और देशभक्ति को वो खोज रही थी और ऐसा इन्होंने झांसा भी दिया। और इसके बाद इनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है कि इनका राष्ट्रवाद बिल्कुल देश को छलने वाला है, पूरा छलपूर्ण है, कपटपूर्ण है, धोखेबाज वाला है। तो अवाम को, देश की जनता को जिसने इनको मन चुन करके प्रधानमंत्री बनाया, बीजेपी की सत्ता में बिठाया, अवाम को जो है इन सारी देश विरोधी ताकतों के हवाले कर देते हैं उस संकट के समय जिसमें उसको जरूरत रहती। ये बराबर देखा गया। तो मोदी महोदय बताएं कि कैसे जो है सबका साथ होगा और सबका विश्वास होगा। तो जब विश्वासी नहीं है, जब साथी नहीं है, तो विकास जो है वो किस काम का? तो ये बात है। तो ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सब बेकार। तो बात की जा रही थी कि इनके अंदर जो है, मैंने एंटी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज एक कोर उनका सेंटिमेंट रहता है। और इसीलिए इसी के चलते वह नेहरू से लेकर के जितने भी जेएनपीसी को, जो कि ये बहुत खतरनाक किस्म के देश के गद्दार हैं, उनको गद्दार नहीं मानते। उनकी जो गद्दार न मानने के की यही वजह है। इनके लोग मुगलों को आक्रांता करके वो बोलेंगे। और जब भी इनको आक्रमण करना होगा, जिसे मैं दिल्ली में ही है, अकबर रोड का नाम बदल दो, फिरोज शाह कोटला का नाम इसलिए कि वहाँ पर जो इस्लाम आस्था जो है, चूँकि उसका नाम जो है वो इस्लाम आस्था वाले समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अकबर रोड का नाम बदल दो, फिरोज शाह कोटला का नाम बदल दो। और वहीं पर जो डकैत हैं उसी के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सारी सुविधाओं वो जो है उपलब्ध कराओ। देश के दुश्मन भी सब हैं। नाम जब बदलना हुआ, यानी मैंने ये नाम देना हुआ, वो जब अरुण जेटली का देहांत हो गया था, तो बदलने के लिए वो गद्दार नेहरू के नाम पर जो है, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वो बीजेपी वालों को नहीं दिखा, वो दिखा फिरोज शाह कोटला दिखा। तो यह देश के लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देश के लोग समझें कि बीजेपी के कोर में, उसके हृदय में जो है वो एक एंटी इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है। ये बीजेपी के लोग जो है वो गद्दार नेहरू को, गद्दार इंदिरा को, गद्दार जो है ये राजीव को गद्दार नहीं मानते हैं। और सबसे लेटेस्ट देख लीजिए, इतनी गद्दारी देश के साथ दुश्मनी कर रहा है, देश के साथ देश विरोधी हरकतों में डेली ये इंडल्ज रहता है, लिप्त रहता है ये राहुल गांधी। उसको ना तो बीजेपी वाले उसको गद्दार मानते हैं और इस तरह से साजिश भी करते हैं कि देश भी उनको गद्दार न मान रहा है। पप्पू, यूट्यूब पर आप जाइए, बस पप्पू के बस जोक्स आप सुनते रहिए, यानी ये भूल जाइए क्योंकि राहुल गद्दार भी है। तो ये बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए देश के साथ गद्दारी है। वहीं पर वो योगी को देखिए, वो इलाहाबाद चूंकि इस्लाम आस्था से वो जुड़ा हुआ था, फट से बदल दिया। और उसी के बगल में वो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है,
मोतीलाल जो उसको 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 नहीं दिखा योगी को। तो ये जो बीजेपी वालों के बिल्कुल समझने की जरूरत है कि बीजेपी वालों के दिमाग में एक एंटी इस्लाम आस्था वाला समाज जो दिखता है, और इन पूरे जेएनपीसी जो इस देश के गद्दार हैं, सबसे बड़े देश के दुश्मन है, उनको ये गद्दार नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की। यह देश के लोग समझ जाएं। तो वास्तव में जो भारतीय वाम ताकत दल कर रहा है, भारतीय वाम ताकत दल तो मुख्य रूप से फोकस करता है भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए। लेकिन भारतीय एकता भारतीय भाईचारा में ये जितनी बाधाएं हैं और ये शक्तियां जो हैं, इनको भी हमारे देश के लोग पहचाने, हमारे भारतीय पहचाने, और इनका माकूल जो है वो इनका इलाज वो करने की आवश्यकता है। हमारे देश के लोग जरा बताएं या समझें, क्या बीजेपी के लोग जो है वो हिंदुत्व के रक्षक हो सकते हैं? क्या आरएसएस जो है हिंदुत्व की रक्षक हो सकती है? ये बीजेपी वाले आरएसएस वो हिंदुत्व के उसी प्रकार वो रक्षक हो सकते हैं? ये रक्षक नहीं है, बल्कि उनको रक्षा करने का एक दम्भ भरते हैं, एक पाखंड करते हैं। ये उसी प्रकार दम्भ और पाखंड करते हैं जिस प्रकार असदुद्दीन ओवैसी भी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो हितैषी और जो है और रक्षक होने का दम्भ भरता है और पाखंड करता है। तो ये हमारे माने वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के रक्षक होने का, हितैषी होने का जो ये दम भरते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये उसी तरह से झूठा है, उसी तरह से पाखंड है जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के प्रति वो दिखाता है कि बहुत बड़ा हितैषी, बहुत बड़ा रक्षक है। तो इस प्रकार से जो उनके हितैषी होने का, उनके रक्षक होने का जो ये दम भरने वाले, उन पाखंड करने वालों से देश के लोग सावधान हो जाएं। हमारे जिसे हिंदू सनातन आस्था बहुत पुरानी है, जितनी आस्था है बहुत पुरातन है और बहुत ही महान है, बहुत ही उदार किस्म का है। उसकी महानता, उसकी उदारता को ये कट्टरवादी जो तत्व होते हैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, ये उसकी महानता को भी और उसकी उदारता को भी और जितनी भी अच्छे माने उसके विचार हैं उनको ये नष्ट कर रहे हैं। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व है, और कट्टरवादी तत्व मतलब जो सामंतशाही सोच के, सामंतशाही और संभ्रांतवादी सोच के, जो कि दूसरे लोगों से हमेशा वो अपने को ऊपर समझते हैं। और हम नहीं समझते हैं कि ये कट्टरवादी और सामंतशाही सोच सिर्फ हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में है। अन्य आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी वो कट्टरवादी भी हैं, सामंतशाही भी हैं और सम्राटवादी सोच के भी हैं। लेकिन हो सकता है कि अनुपात कम हो, लेकिन वहाँ भी हैं। सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी कट्टरवादी, सम्भ्रांतवादी और जो सामंतशाही सोच के लोग हैं वहाँ पर। उसी प्रकार जो है वो जो है, और इन्हीं समस्याओं से ग्रसित जो है हमारा जो ईसाई पंथ का समाज भी होगा, निश्चित होगा। तो ये जो कट्टरवादी और सामंतशाही सम्राटवादी जो ताकतें हैं, जो कि हर आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में उनका एक प्रतिशत है, हिस्सा है उनका, तो उनका एक तबका है, यही सारी समस्याओं की जड़ है। इनकी संख्या बड़ी कम होती है। और देखिए, संभ्रांतवादी और ये सामंतशाही और कट्टरवादी सोच का मतलब उनकी पहचान ये होती है कि वो अपने को समाज से अपने को ऊपर समझते हैं, वो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, वो अपने को अलग थलग बिल्कुल वो बिल्कुल सबसे अलग समझते हैं।
जैसे वो जैसे हिंदू सनातन में ले लीजिए, तो वो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन उनको चमार कह करके, उनको पासी कह करके, उनको ये कह करके उनको अलग किए रहेंगे। तो पूरा समाज नहीं, हमारा जो है पूरा जो है हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का पूरा समाज नहीं, वो कट्टरवादी जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं उनका ऐसा वो व्यवहार होता है। और इसी तरह से और भी जो कट्टरवादी तत्व जो है, कट्टरवादी और सामंतशाही और सम्रांतवादी और इस प्रकार के और इसी तरह के अभिशाप वाले जो तबका है, वो दूसरी आस्थाओं वाले जो भारतीय भाई बहनों का समाज है उसमें भी होते हैं। तो उनका प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन उनकी साजिश बड़ी घातक है। वो पूरे सिस्टम पर वो हावी होना चाहते हैं। और पूरा जो है ये जो उनकी जो नफरत, देखिए नफरत जो है वही नफरत के जनक भी वही होते हैं। वो जितना ही नफरत फैलाएंगे उतनी उनकी साजिश जो है कामयाब होती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये इन के प्रकार जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोवर्टली या ओवर्टली, यह जीएनपीसी और वाम दलों के द्वारा या तो जो है प्रायोजित होते हैं या उनके ही मंसूबों को पूरा करते हैं। तो देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को ऐसी ताकतों से को पहचानना भी चाहिए और इनके मंसूबों को विफल भी करना चाहिए और इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, वो कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का हितैषी वो बन नहीं सकता। वो हाँ, समाज में भेद विभेद वो पैदा कर सकता है कुछ अपनी वो हरकतों से, लेकिन वो हितैषी नहीं है। ये उसी प्रकार से हितैषी होने का माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का हितैषी होने का, रक्षक होने का उसी प्रकार दम्भ और वो पाखंड कर सकता है जिस प्रकार ये आरएसएस बीजेपी वाले हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का ये हितैषी और उसके रक्षक होने का दम्भ नाटक और पाखंड ये करते हैं, आरएसएस वाले भी करते हैं। समझाने का मतलब ये है कि सबका जो हमारे अलग अलग आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन समाज है, उनकी रक्षा, उनके हित जो है भारतीयता में है। भारतीय बन के रहें, उनकी आस्था की भी रक्षा होगी, उनके सबकी रक्षा होगी। यही तो भारतीय ममता का बता रहा है कि भाई वो जो है उसको व्यक्तिगत रूप से निभाइए। बाकी हमारा जीवन वो राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय जीवन में जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं और जो इसके लिए जो भारत का जो संविधान बना हुआ है और जो उस संविधान के तहत जो तमाम जो है वो कानून बने हुए हैं, कानून और नियम और नियमावली, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसका जो प्रोडक्ट है स्टैट्यूट, माने कानून के अंतर्गत जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो है हमारा जो है वो हमारे भारतीय समाज का इनएलाइनेबल हिस्सा है। इसी को पालन करना है और आस्था जो है व्यक्तिगत है, उसको व्यक्तिगत और घर और में निभाइए। यदि इस तरह से निभाएंगे तो सब कुछ जो है आदर के साथ, सम्मान के साथ और शांति के साथ वो चलता रहे। लेकिन आस्था का तांडव जो है वो सामाजिक जीवन में करेंगे तब जाकर के वो समस्या पैदा होती है। सार्वजनिक रूप से गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो संस्था पार्टी खड़ी हो गई और कोई जो है पूरा सड़क जाम कर दिया, वहीं वो नमाज पढ़ेंगे, होता है ना। तो सार्वजनिक जीवन में पंथ को बिल्कुल जो है वो निकाल देने की आवश्यकता है। अब चुनाव आ रहा है, अब समाज में चूंकि ये जो देश विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दलों के बेस में हैं, ये जनता को कुछ दे नहीं सकती सिवाय नफरत के और भेद विभेद के।
चुनाव आ रहा है तो गतिविधि शुरू हो गई। अब हमारे भारतीय समाज का एक बुजुर्ग के साथ वो जो है दुर्व्यवहार हुआ। दुर्व्यवहार पर जो है पूरे भारतीय समाज को एक संवेदना प्रकट होनी चाहिए, एक दुख प्रकट होना चाहिए, एक हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीद पहलवान क्या कर रहा है? नफरत। और एक बात और बतानी है, ये समाजवादी पार्टी जो दम भरती है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का हितैषी है, कदापि नहीं। इसी के अखिलेश यादव के ही शासनकाल में जो पत्रकार मारा गया था वो भी इस्लाम आस्था का ही था, और उसकी हत्या को छुपाने के लिए पूरी यूपी पुलिस, यानी अखिलेश यादव के अधीन यूपी पुलिस जो है महीनों जो झूठ बोलती रही कि कि उस पत्रकार की हत्या नहीं हुई बल्कि वो गायब हो गया। और जब ये केस संभला नहीं तो अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री उस पत्रकार के घर जाना पड़ा। 30 लाख रुपए के चेक का 30 लाख रुपए के चेक की रिश्वत देनी पड़ी, और एक आदमी और उसके परिवार के एक आदमी का नौकरी के वादा का उसके परिवार के एक आदमी को नौकरी देने के वादा का भी रिश्वत दिया गया। तब उसे कहलवा गया कि नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं है यूपी पुलिस से और सरकार से, फलाने ढिकाने। और जब पूरा केस को वो अखिलेश महोदय जब खा गए तब तो वही घोषणा करें कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इतने वो पाखंडी सब है। तो ये जानना जरूरी है, और इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल बता रहा है कि समाजवादी पार्टी कभी भी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज का हितैषी नहीं है। ये हितैषी किसकी है? उम्मेद पहलवान की है। ये हितैषी किसकी है? आजम खान की है। आजम खान कितना उसने कहर ढाया है, जाके देख लीजिए। जो उसने जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई है, कितने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जमीन वो हड़पी है उसने, जाके देख लीजिए। और किस तरह का ये समाज का कोड बना हुआ है ये वो आजम खान। तो ये आजम खान के हितैषी हो सकते हैं, और जो है उम्मेद पहलवान के हितैषी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी नहीं बन सकते। और दो एग्जाम्पल तो पक्का, जो कि व्यक्तिगत अनुभव हम बता रहे हैं। एक अनुभव कि खीरी जिले में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की 2 बच्चियां और जो है वो और स्कूल जाने वाली, यानी विद्यालय जाने वाली बच्चियां इन्हीं सपाई गुंडों से डर करके, ऊब करके, दहशत में आकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। यह है सपा वालों को जो है जो दम भरते हैं कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हितैषी हैं, उनको आईना दिखाने का। और पत्रकार को तो बोला गया, वो भी पत्रकार जो है इस्लाम आस्था का था। और दूसरा, जौनपुर जिले का एक केस वो बताया जा रहा है। एक इस्लाम आस्था वाला जो है भारतीय भाई बहनों के समाज का एक वो सदस्य था, वो भूमिहीन था। उसको जमीन जो है आवंटित हुई थी। जमीन आवंटित होने के बावजूद भी मौके पर जो है उसको कब्जा नहीं मिल रहा था, और कब्जा जो है केवल नहीं मिला था, वही सफाई गुंडे जो है वो उसको कब्जाए हुए थे। हमने हमारी पार्टी के जो एक पदाधिकारी थे, वो समरनाथ यादव वो थे। तो मैंने कहा, वकील साहब आप इस केस को देखिए। तो बोले कि साहब हमने केस को देखा है, हम तो वो एसडीएम तक मिल चुके हैं। और वो जो है इस्लाम आस्था वाला वो भारतीय भाई जो है, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी वो आदेश लाया, तब भी मौके पर ऊपर जो है जो जमीन उसको आवंटित हुई थी वो कब्जा नहीं मिल रहा था।
इसके बावजूद भी। तो वो सोमनाथ यादव जो हमारी पार्टी के जो है मन में इसके भारतीय आवाम ताकत दल के जो है वो पदाधिकारी हैं, जब उनको मैंने कहा कि भाई इस केस को देखिए, और तो बताया कि नहीं सर हम इस केस को तो मैंने देखा है, एसडीएम तक हमने बात कर लिया है, मैंने सारे मैंने कानून को, तहसीलदार, एसडीएम बस यही कह रहे थे कि सर आपसे हम हाथ जोड़ते हैं, बस इस सरकार को बदलने दीजिए, ये कहना था। तो सफाइयों का ये जो है इतनी बड़ी गुंडई होती है, और भी इसके अभिशाप हैं, लेकिन बीजेपी वाले ये सब नहीं करते हैं। बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, अखिलेश यादव की बस टोटी चोर। तो अखिलेश यादव को बस जो है टोटी चोर बोल करके बस सारा पाप उनका वो छुपाते हैं। उसी प्रकार जैसे ये बीजेपी वाले जो है इतने बड़े गद्दार और देश के खतरनाक दुश्मन जो है वो राहुल गांधी को पप्पू करते हैं। तो ये बीजेपी वाले बहुत ही खतरनाक वो खेल रहे हैं देश के साथ और भारतीय समाज के साथ। और उसी प्रकार ये मायावती है, जब इसको अपेक्षित वोट हमारे इस्लाम आस्था वाले समाज से नहीं मिला, इसने सरेआम बोला, गद्दार बोला था। मायावती ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज को जब उसको इसे वोट नहीं मिला तो गद्दार बोली थी। और इस प्रकार गद्दार बोली थी जिस प्रकार ये राहुल जो है वो अमेठी से भाग के गया वायनाड में, माने ठीक है एक बार भूला हुआ तो दे दिया, दूसरी बार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज और भी समाज है, वही सिर्फ नहीं, वो तो इन समझ को भ्रम रहता है कि भाई मुस्लिम जो है मेरे पॉकेट में है, ये इनका एक वो रहता है। इस तरह से कैप्टिवेट किए रहते हैं कि भाई जो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है वो हमारे पॉकेट में है। इसको रवीश कुमार इस स्थिति को इतनी खराब स्थिति को ये रवीश कुमार जैसे एनडीटीवी वाले बोलते हैं कि ये इस्लाम आस्था वाला भारतीय बहनों का समाज वो कांग्रेस का या जेएनपीसी का परंपरागत वोट है। ये नहीं कहते कि भाई उसको कैप्टिवेट किए हुए हैं, उसको डराए हुए हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको जो है वो जो है वोट बैंक की तरह जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको सब नहीं बोलते हैं ये वो एनडीटीवी वाले या इस टाइप से, और बोलते हैं वो उनके परंपरागत वोटर हैं। तो अब इनका संदर्भ आ जाएगा, लेकिन ये भी देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो कहने का मतलब है कि ये समाजवादी पार्टी को कोई कहे कि ये इनके वो हितैषी हैं, हमारे इस्लाम तो बिल्कुल हम नहीं। तंजील अहमद डिप्टी एसपी एनआईए, वो जो है आतंकवादियों ने, चूँकि आतंकवादी को पकड़े थे वही वो अमरोहा या कहीं से वो आतंकवादी जो है 30 गोलियों से माने वो तंजील अहमद को भी और उनकी पत्नियों को भी छलनी कर दिए थे उनके बच्चों के आगे। ये अखिलेश की सरकार जो है बराबर झूठ बोलती रही कि ये तो आपसी वो रंजिश थी, जबकि वो आतंकवादियों ने उसको मारा था। तो इतने सब ये समाज विरोधी हैं, मैं इनकी हरकतें मतलब कि वो कहने को नहीं हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें बताने के बजाय ये बीजेपी वाले बस एक ही बात बोलते हैं कि वो टोटी चोर है। अरे भाई टोटी चोर से क्या होता है? ये समाज के लिए कितना अभिशाप है ये बताने की आवश्यकता है। हमारे आवाम के लिए जो है वो कितना अभिशाप है वो बताने की जरूरत है। जिसके नाम पर जो है वो राजनीति करता है उसके लिए भी कितना बड़ा अभिशाप है ये बताने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार ये मायावती क्या हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहनों की वो हितैषी है? कतई नहीं। किस तरह से चुने हुए जो माने विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करती है? अपने तो ऊपर बैठ जाती है और बाकी को उनको जमीन पर बिठाती है। एक यानी जो सामंत साहब भी होते हैं उनको भी वो शर्मसार करती है।
ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। यानी घटिया किस्म की जो है वो सामंतशाही है। तो कभी भी जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के हितैषी नहीं बन सकती हो। इस प्रकार जितने भी देखिए, कहने मतलब जितने भी इस तरह से जो दम भरते हैं कि बीजेपी आरएसएस वाले बोलते हैं कि हम हिंदू सनातन के रक्षक हैं, और असदुद्दीन ओवैसी बोलता है कि हम जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के रक्षक हैं और वो हितैषी हैं। समाजवादी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी बोलती है कि हम जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वो समाज के हितों के रक्षक हैं और उनके वो हितैषी हैं। ये सब जो है एक धोखा और छलावा है। ये इसलिए ये बताया जा रहा है कि इन्हीं के कारण जो है समाज बिखरा हुआ है, भारतीय एकता का अभाव है, और सारे कष्टों की जड़ है, ये मूल है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन उनको शिकस्त देते हुए और उनको ठीक से पहचानते हुए भारतीय एकता के माहौल में है। अब जैसे जेएनपीसी को कोई देख लीजिए, जेएनपीसी कह सकते हैं कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की वो हितैषी है, कहते ही नहीं। जेएनपीसी हितैषी किसकी है? जाकिर मूसा नाइक की, जिसके साथ जो है वो गद्दार जो है ये दिग्विजय सिंह फोटो खिंचवाता है, जिसमें भारत पाकिस्तान जो है युद्ध हुआ 1965 का। ये तो शास्त्री जी थे जो कि अब्दुल हमीद को उन्होंने सम्मान दिया। यदि जेएनपीसी का वक्त होता तो वो भी सम्मान जो है उसको नहीं मिलता। इसका पक्का उदाहरण यह है कि 1948 में 1947 और 48 में हमारी भारतीय सेना जब पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर से जब हरा रहे थे और खदेड़ कर भगा रहे थे, उसी में हमारे ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे। उसने सम्मान दिया। और वही यदि उस गद्दार नेहरू के अलावा कोई और जो है वो प्रधानमंत्री होता, शास्त्री जी होते, शास्त्री जी होते या मोरारजी देसाई होते, अवश्य जो है वो ब्रिगेडियर उस्मान को अब्दुल हमीद की तरह जो है वो सम्मान दिए होते। बल्कि उन ब्रिगेडियर उस्मान पर हमारे वीके सिंह जो जनरल ने वो बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। तो ये बताने की जरूरी है कि ये जेएनपीसी कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की हितैषी कभी नहीं रही है। एपीजे अब्दुल कलाम को किस तरह से इसने अपमानित करवाया जेएनपीसी ने लालू के जरिए। तो क्या ये जेएनपीसी वाले या लालू प्रसाद जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो हितैषी हो सकता है? जो लालू प्रसाद हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का अपमान कर सकता है, वो कैसे जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का हितैषी वो बन सकता है? जो इंदिरा गांधी जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का अपमान कर सकती है, कैसे वो जो है वो वही जेएनपीसी हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज का हितैषी जो है वो बन सकती है? और कैसे जेएनपीसी जो है उसके नेता जब कहते हैं कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज यानी मुसलमान गटर में रहते हैं तो उसमें पड़े रहें, उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, तो कैसे जो है जेएनपीसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का हितैषी बन सकती है? और उसी जेएनपीसी का एक नेता जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही आता था, वो सलमान खुर्शीद, उसने तो सार्वजनिक रूप से कबूला भी है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये समझ लें कि कभी भी जेएनपीसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हितैषी नहीं है। और वही भ्रम जो है
हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी ये भी भ्रम निकालते हैं कि ये बीजेपी जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की ये हितैषी है और उनके हितों की रक्षक है। ये उसका दम भर सकती है, उसका नाटक कर सकती है, उसका पाखंड कर सकती है। और वही स्थिति असदुद्दीन ओवैसी की है। तो असदुद्दीन ओवैसी के भ्रमजाल से भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो उसी प्रकार निकल जाएं जिस प्रकार जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बीजेपी के मोहजाल से, आरएसएस के मोहजाल से निकल जाएं। और उसी प्रकार हमारे जो थोड़े बहुत बचे हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो इस जेएनपीसी के भी मोहजाल से बाहर हो जाएं। और जेएनपीसी का जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव तो है, लेकिन उसी ब्रीड का ये ममता बनर्जी, तो वो भी घोर मैंने देशद्रोही भी है और समाज को तोड़ने वाले भी है और घोर सांप्रदायिक भी है। तो इन ताकतों को शिकस्त देने की आवश्यकता है। और वो शिकस्त जो है, इनको शिकस्त देने के लिए कोई संस्था बची नहीं है। न इनको सुप्रीम कोर्ट काम करती है, न तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है असरदार है, न तो चुनाव आयोग असरदार है, और कोई संस्था नहीं। इसलिए सिर्फ वोट की चोट, और वोट के द्वारा ही पहले उनको जड़ से समाप्त, नष्ट में नबूद। कहाँ पर? मत पेटी पर, बैलेट बॉक्स पर और ईवीएम मशीन पर। अब एक समाचार आया है कि ये अमित शाह महोदय जो है, अमित शाह और मोदी महोदय पश्चिम बंगाल को तोड़ करके वो कुछ और प्रांतों में मिलाना चाहते हैं। अब इस पर कल की वीडियो में वो विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन यदि पश्चिम बंगाल को तोड़ना है तो जितने भी प्रांत बने हैं भाषा के आधार पर, जो कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू का पाप है, ये भाषा के आधार पर प्रांत बनाना, सारे पापों को नष्ट करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी दल का स्पष्ट विचार है कि सारे जितने भाषा के आधार पर जितने प्रांत बने हैं, फिर से उसको तोड़ करके वो प्रांतीय जो है वो समाप्त कर दिए जाएं और उनको क्षेत्रों में बांट दिया जाए, वो यानी 3-4 क्षेत्रों में। और जो भाषाई कट्टरता, भाषा के आधार पर प्रांतिक जो है वो कट्टरता, जो कि भारतीय एकता की बहुत बड़ी शत्रु वो बनी हुई है। तो इस पर जो है वो कल के वीडियो में जो आने वाला वीडियो है उसमें विस्तार से उसको बताया जाएगा। ये करने की जरूरत है कि सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। और ममता बनर्जी का तो इलाज जो है धारा 356 है, पश्चिम बंगाल को तोड़ना नहीं है। अभिशाप जो है पश्चिम बंगाल नहीं है, अभिशाप जो है वो ममता बनर्जी है, जिसको धारा 356 ये संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन ये निकम्मा है ना, ये बहुत ही निकम्मा किस्म का है, अराजक और कायर किस्म का है ये प्रधानमंत्री। तो ये कायरता की निशानी हो जाए उसकी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, मतलब कि ये मोदी महोदय बहुत ही कायर, बहुत ही निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री हैं, और उसकी सोच हमेशा जो है वो खतरनाक किस्म की रहती है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।